हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। दोस्तों, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट 1 वॉल्यूम 1 बुक से स्टार्ट करी है, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने थोड़ा इसका ओवरव्यू डिस्कस किया था कि इस किताब के अंदर क्या क्या बातें हमें पढ़नी है, क्या क्या बातें इसके अंदर दी गई है। दोस्तों, फाइनेंशियल रेगुलेशंस जो किताब है, मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मतलब वित्त, वित्त मतलब दोस्तों पैसे से रिलेटेड बातें जो है, पैसे से रिलेटेड जो नियम जो हैं वो सारे इस किताब के अंदर दिए गए हैं, राइट। और दोस्तों, 1 से लेकर 14 चैप्टर तक हमने इसके मेन टॉपिक डिस्कस किए कि 1 से 14 चैप्टर के अंदर अपने को देखने को क्या मिलेगा, राइट, उसकी हेडिंग देख के। उसके बाद दोस्तों अपनों ने शॉर्ट फॉर्म डिस्कस की, एब्रीविएशंस डिस्कस किए। देखिए दोस्तों, आज अपने चैप्टर 1 जो है, इसका इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर 1 है, ये पूरा आपने फिनिश कर देंगे, राइट। इसमें दोस्तों बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं और कुछ दोस्तों नियम आपको देखने को मिलेंगे, राइट। और दोस्तों, ये चैप्टर जो होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है कोई भी बुक का, ये उस बुक का बेस होता है, ठीक है। अगर दोस्तों हमें मकान बनाना है, हमारी नींव स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ऊपर जो मकान बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा, राइट। तो इसलिए दोस्तों इसको बहुत ध्यान से देखना। इसके अंदर सारी जो डेफिनेशंस दी गई हैं उनका बार बार यूज़ आएगा, ठीक है। अगर 5वें 6ठे चैप्टर पे अपने पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर अपने से कोई बात पूछी जाएगी या कोई ऐसा शब्द दे दिया जाएगा जो इस चैप्टर में पढ़ा है और आपने ध्यान लगा के आप नहीं पढ़ा, तो आपकी समझ क्या है उसके अंदर बहुत बेहतर नहीं होगी। ये सुन, तो देखिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी। क्या दिया गया है? दीज रेगुलेशंस का मतलब क्या है? जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं। एक तो किताब का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, FR पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल रेगुलेशन। दीज रेगुलेशंस का मतलब जो फाइनेंस की रेगुलेशंस हैं आर एसेंशियली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब दोस्तों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है, राइट। अब हमारे जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है दोस्तों, पार्लियामेंट का जो सिस्टम है, जो भी हमारे नियम कानून अधिनियम लॉज जो बनते हैं, मेनली इंडिया के अंदर दोस्तों 3 इनके पिलर्स हैं, ठीक है। एक आपको दोस्तों लेजिस्लेटिव ये नाम देखने को मिलेगा, एक एग्जीक्यूटिव नाम देखने को मिलेगा, एक दोस्तों जुडिशरी नाम देखने को मिलेगा, ठीक है। पर्टिकुलर दोस्तों डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव्स जो है, हम आर्मी साइड के जो लोग हैं जो काम को कर रहे हैं उनको एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, राइट। ये सुनो दोस्तों, ओवरऑल अपने बात करें तो लेजिस्लेटिव कौन होती है? पार्लियामेंट होती है, ठीक है, जो क्या करती है? नियम कानून बनाने का काम करती है, राइट। लेजिस्लेटिव कौन हुआ दोस्तों? पार्लियामेंट हुई, जो क्या करेगी? नियम और कानून बनाएगी, राइट। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं दोस्तों? एग्जीक्यूटिव जो नियम जो कानून जो बन गए उनको क्या करना? उनको एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है। ये कौन होती है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दोस्तों किसको मान सकते हो आप? प्रधानमंत्री को। दोस्तों प्रधानमंत्री में भी आप किसको मान सकते हो? उसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री, प्रधानमंत्री की कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो सारे कौन हो गए? एग्जीक्यूटिव्स हो गए, ठीक है, राइट। उसके बाद दोस्तों कानून को फ्रेम कर दिया, कानून को लागू कर दिया। उसके बाद दोस्तों वो कानून इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, उसके बारे में जांच रखने के लिए हमारे क्या है? एक जुडिशरी सिस्टम बनाया गया है। इसके अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितने भी तमाम तरीके की जो जुडिशरी की संस्थाएं हैं वो इसके अंदर आ जाएगी, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों ये सेम बात बोली गई है कि दीज रेगुलेशंस आर एसेंशियली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, राइट। आर मेनली डिस्क्राइब द फाइनेंशियल पावर्स। इनके अंदर क्या होगा दोस्तों? मेनली अब चैप्टर 1 का इंट्रोडक्टरी पार्ट में दोस्तों ये बोल रहा है कि ये सारे फाइनेंशियल पावर्स को दर्शाएंगे, मतलब पैसे खर्च करने की कितनी पावर है, ठीक है, पैसे को कैसे खर्च करना है, राइट। मेनली डिस्क्राइब द फाइनेंशियल पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट अथॉरिटीज़। दोस्तों फाइनेंशियल पावर्स तो क्या है? ये डिस्क्राइब करते ही हैं, इसके साथ साथ एज वेल एज क्या करते हैं? जिम्मेदारी देते हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ को अंडर देम। अंडर देम मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दोस्तों डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर जो लोग काम करेंगे, विभिन्न विभाग जो हैं, डिपार्टमेंट जो हैं, राइट। तो उनके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे जो लोग काम करेंगे उनके ऊपर क्या है? जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में भी ये कुछ नियम बताते हैं हमें। एक तो फाइनेंशियल पावर के नियम बताएंगे ये, राइट। और दोस्तों उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी याद करवाएंगे कि हाँ भैया आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है, आपकी ये जिम्मेदारियाँ हैं, राइट। दोस्तों कोई भी काम अगर किसी के पास पैसे की पावर है, किसी के पास पब्लिक फंड है, राइट, तो उसको दोस्तों कुछ अगर नियम नहीं बताए जाएंगे तो वो क्या है? पैसे का मिसयूज हो सकता है, राइट। और पब्लिक मनी का जो मिसयूज़ है बहुत कम से कम हो या ना के बराबर हो, इसलिए ये नियम सारे बनाए जाते हैं। ऑन होम, ठीक है, ये बोल दिया कि फाइनेंशियल पावर है और क्या कर दिया? जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अथॉरिटीज़ को, उसके बारे में भी इन रेगुलेशंस में बताया गया है। ऑन होम मतलब जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, डिवॉल्व्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन। और दोस्तों ये सारी फाइनेंशियल पावर और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिन अथॉरिटीज़ को दी है, उनके पास पहले से क्या जिम्मेदारी है? जो यूनियन की, जो संघ की, जो भारत सरकार की, जो इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन का काम उनके पास है,
ठीक है। और दोस्तों डिफेंस फोर्सेस को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उनको संचालित करना है, तो फंड की ज़रूरत पड़ती है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, राइट। उन्हीं दोस्तों संसाधनों का बहुत अच्छे से उपयोग करा जाए, इसके लिए ये इस किताब के रेगुलेशंस को क्या है, फॉलो करना पड़ता है, राइट। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर बता दिया इस पैरे के अंदर कि कौन कौन से काम जब आप करोगे तो आपको ये सारे नियम लागू करने होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दे ले डाउन द प्रोसीजर फॉर द डेलीगेशन एंड मैनर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स बाय द डिफरेंट अथॉरिटी। इसके अंदर क्या बोल दिया दोस्तों, प्रोसीजर दे दिया, ले डाउन कर दिया प्रोसीजर, इस क्या क्या किया है, डेलीगेशन एंड मैनर ऑफ एक्सरसाइज द पावर, पावर को दोस्तों डेलीगेट करते हैं अपने, राइट। प्रधानमंत्री है दोस्तों, एक है पद, ऐसा तो नहीं है प्रधानमंत्री सारा काम करेगा, ठीक है। पावर को दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन करना बोलता है इसको, ठीक है, पावर को डिसेंट्रलाइज करना, राइट, ताकि दोस्तों एक ही बंदे पे काम ना आके अलग अलग बंदों पे दोस्तों काम जाएगा, एक लेवल के तौर पे नीचे काम डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन दैट वर्क विल बी मोर इफिशिएंट रादर देन दैट वर्क विल बी डन बाय अ सिंगल पर्सन, राइट। मतलब एक काम को दोस्तों 1000 काम एक बंदा करे, 1000 काम कम से कम 100 या 150 लोगों में डिवाइड हो, तो उसकी एफिशिएंसी वो दोस्तों ज़्यादा कारगर तरीके से काम किया जा सकता है। ये सुनो, इसको बोलते हैं दोस्तों पावर का डिसेंट्रलाइज करना, चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना, ठीक है, विकेंद्रीकरण करना, ये सुनो। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या दिया गया है, मतलब ये रूल्स और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं उनको क्या मदद करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ डिफेंस सर्विस एस्टीमेट, डिफेंस सर्विस एस्टीमेट जब बनेगा तो उसको फ्रेम करना है, तो उसमें उनकी सहायता होगी, राइट। कंट्रोल एंड स्पेंडिंग ऑफ द फंड्स प्लेस्ड एट देयर डिस्पोजल विद ड्यू रिगार्ड टू इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। दोस्तों कंट्रोल करना है और स्पेंडिंग करनी है, किसकी, फंड को, प्लेस्ड एट देयर डिस्पोजल का मतलब है दोस्तों, ये फ्रेजल वर्ब जो है, ये पूरा लाइन जो है आपको हमेशा देखने को मिलेगी, प्लेस्ड एट देयर डिस्पोजल, मतलब उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, कि आपको ये पैसा खर्च करना है, तो इसको कंट्रोल कैसे करना है, राइट। और दोस्तों किस चीज़ों का ध्यान रखना है, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। इकोनॉमी मतलब अपव्ययी आपको नहीं बनना है, मितव्ययी आपको बनना है, ठीक है। जिस काम पे दोस्तों 100 रुपये लग रहे हैं तो आपको 100 ही लगानी है, उस पर 150 खर्च नहीं करने, ठीक है। एफिशिएंसी से काम करना है। मैनर ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दोस्तों कोई भी सप्लाई चाहिए आपको, राइट, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कैसे एंटर करना है, उसके सारे नियम। फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस सर्विसेज, राइट। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर करते हैं हम, क्योंकि हमें प्रोक्योर करना है। प्रोक्योरमेंट ऑफ सप्लाईज मतलब, सप्लाईज मतलब क्या है दोस्तों, सामान लेंगे तो उसका प्रोक्योरमेंट कैसे करना है। और दोस्तों सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस सर्विस, और कोई भी सेवा के डिफेंस सर्विसेज के अंदर ज़रूरत है तो वो सारे जो ये सारे काम जो अपने को करने हैं वो इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, इन रेगुलेशंस के अंडर में ही करने हैं अपने को, राइट। अब दोस्तों ये फाइनल इसने कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दिया कि डिपार्टमेंटल अथॉरिटी शुड फॉलो दीज रूल्स, ठीक है भैया। डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ को क्या करने हैं, ये सारे नियम पालन करने हैं। सप्लीमेंटेड बाय द स्पेशल ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों सप्लीमेंटेड का मतलब क्या होता है, दोस्तों सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोस्तों सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ओरिजिनल अवस्था में कोई चीज़ है उसके अंदर कुछ अपने ऐड करते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट दोस्तों आपको कोई नाम सुना होगा, ये सप्लीमेंट जो लेते हैं, ठीक है। कोई मान लो जिम कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो उसमें वो सप्लीमेंट लेते हैं, राइट, प्रोटीन लेना है, ठीक है, ओमेगा 3 है, जो भी है, तो वो सप्लीमेंट का मतलब है कोई एक्स्ट्रा चीज़। मतलब डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ को ये तो लेनी ही है, ये सारे तो रूल फॉलो करने ही हैं उनको दोस्तों। सप्लीमेंट्री जो स्पेशल ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस हैं जो उनके डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस के अंदर है, यहाँ बोल दिया इफ़ एनी कंटेंट इन देयर डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस एंड अदर स्पेशल ऑर्डर्स एप्लीकेबल टू देम, ठीक है। ये डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज़ को ये रेगुलेशंस तो फॉलो करने ही हैं, इसके अलावा सप्लीमेंट्री रूप से सप्लीमेंटेड उनके जो डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर दोस्तों जो रेगुलेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं, स्पेशल ऑर्डर्स जो हैं, वो भी उनको फॉलो करने हैं, राइट। तो ये दोस्तों पूरे किताब का क्रक्स बता दिया, राइट, कि मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे जो पावर डेलीगेट की है गवर्नमेंट ने, वो जो अथॉरिटी है वो जो काम करेगी उनको ये सारी चीज़ों में हेल्प करेंगी ये रेगुलेशंस, ठीक है। तो वो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी जो हैं वो बाध्य हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए, राइट। और दोस्तों इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंटल उनके रेगुलेशंस हैं, जो स्पेशल ऑर्डर्स जो हैं जो उन पे एप्लीकेबल हैं, वो भी क्या करने हैं, डिपार्टमेंटल अथॉरिटी को फॉलो करने हैं, राइट। आगे चलें दोस्तों, समझ में आ रही है कुछ बात, राइट। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे अब दोस्तों सारी डेफिनेशन आएंगी, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और हमारा डेफिनेशन का जो पूरा पार्ट है चैप्टर नंबर 1 जो है आज अपने कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों एप्रोप्रिएशन की बात कर दी दोस्तों, तो क्या है एप्रोप्रिएशन का मतलब दोस्तों पता है आपको, बजट के अंदर अपने बात करी थी, राइट, कि मतलब कोई भी फंड मुझे निकालना है तो एप्रोप्रिएशन एक्ट के जरिए, राइट, एप्रोप्रिएशन के जरिए मैं उसको निकाल सकता हूँ। एप्रोप्रिएशन नियम आपका बनता है, ठीक है। आर्टिकल 112 114 आपको देखा था, इसमें बजट होगा दोस्तों 112 के अंदर, राइट। और दोस्तों 114 के अंदर क्या होगा, एप्रोप्रिएशन बिल बनेगा,
ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल जब दोस्तों पास हो जाएगा, जब पार्लियामेंट की वोटिंग हो जाएगी, कंसेंट आ जाएगी, तो अप्रोप्रिएशन एक्ट बन के क्या है, हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। दो तो दोस्तों हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ। ठीक है। सिंपल दोस्तों अपना अप्रोप्रिएशन देखें बिना कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिए, तो ये क्या होता है दोस्तों, असाइनमेंट टू मीट अप्रोप्रिएशन मीन्स असाइनमेंट टू मीट ए स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स एट द डिस्पोजल ऑफ द असाइनिंग अथॉरिटी। ठीक है। अब क्या बोल दिया दोस्तों, किसके डिस्पोजल पे, असाइनिंग अथॉरिटी थी, जिसने फंड को क्या है, असाइन किया है। ठीक है। उसमें दोस्तों कुछ एक्सपेंडिचर अपने कर लें उस फंड से, तो उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, अप्रोप्रिएशन हो गया। ठीक है। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, असाइनमेंट टू मीट, एक दोस्तों अप्रोप्रिएशन का एक असाइनमेंट है, एक कागज़ है, एक पेपर है, उसके अंदर क्या होगा, असाइनमेंट टू मीट स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ अ फंड, फंड का दोस्तों एक्सपेंडिचर करना है, राइट। स्पेसिफाइड मतलब किसी पर्टिकुलर काम पे, वो दोस्तों किसके डिस्पोजल पे होगा, कौन इसको करेगा, कौन उसको सैंक्शन देगा, असाइनिंग अथॉरिटी। ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन का मतलब ये समझना है, कोई भी काम अपने को करना है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, तो मैंने अपने को अप्रोप्रिएशन करना पड़ता है उसका। ठीक है। अगला चलिए दोस्तों, चार्ट एक्सपेंडिचर की बात करता है ये, और ये प्रीवियस अप्रैल 2009 के एसएएस के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है। और दोस्तों पूरी बुक जब अपने पढ़ेंगे तो मैं आपको साथ साथ ये जिस एग्जामिनेशन में कौन सा टॉपिक आया हुआ है वो भी आपको मैं ऊपर कॉर्नर में लिखता चला जाऊँगा। ठीक है। तो चार्ट एक्सपेंडिचर देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर चार्ट ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये आ गई कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे जो एक्सपेंडिचर चार्ज है, मतलब जो भारित है, ऐसे मैंडेटरी खर्चे दोस्तों जो आपको करने ही करने हैं। ठीक है। ऐसे मैंडेटरी खर्चे जो आपको करने ही करने हैं उनको बोलता हूँ दोस्तों मैं चार्ट एक्सपेंडिचर, राइट, विच डज नॉट रिक्वायर सबमिशन फॉर द वोट बाय द पार्लियामेंट। उन पे दोस्तों पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं होती। ठीक है। एंड कंप्राइजेज आइटम्स लाइक, और दोस्तों ये उदाहरण दे दिए कौन से, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड आइटम्स, राइट। दोस्तों कुछ आइटम्स पे आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है। तो उस पर क्या पार्लियामेंट की वोटिंग करोगे, राइट। कोई भी दोस्तों आइटम्स आपने परचेज किए हैं, ठीक है, और आपने दोस्तों उस पर पेमेंट लेट करी है या जो भी है, उस पर जो इंटरेस्ट होगा तो उसके लिए पार्लियामेंट की वोटिंग की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंडेटरी खर्चा है। इसको ऐसे याद रखियो, चार्ट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मैंडेटोरी खर्चा, मैंडेटोरी खर्चा। ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स रेज बाय गवर्नमेंट, दोस्तों गवर्नमेंट जो है लोन लेती है, मान लो वर्ल्ड बैंक से ले लिया, IMF से ले लिया, ठीक है, और कोई अदर कंट्री से ले लिया या इंटरनल कंट्री के अंदर ही ले लिया, मान लो ट्रेजरी इश्यू करके लोन उठा लिए। ठीक है। तो किसी भी प्रकार से दोस्तों गवर्नमेंट जो है लोन जब रेज करेगी तो उसकी रीपेमेंट होगी। ठीक है। तो वो भी उसमें लिए दोस्तों क्या पार्लियामेंट की वोटिंग होगी, वो भी मैंडेटरी खर्चा है, भैया आपने लोन लिया है तो आपको चुकाना ही है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो अगला देखिए दोस्तों, पेमेंट मेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ अ जजमेंट, दोस्तों कोई भी जजमेंट आ गया, ठीक है, उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है, तो वो भी दोस्तों मैंडेटरी खर्चा हो गया, राइट। उसके लिए भी अपने को सबमिशन नहीं करना पार्लियामेंट के अंदर। डिग्री ऑफ कोर्ट और अवार्ड्स बाय ट्रिब्यूनल, दोस्तों ट्रिब्यूनल का कोई अवार्ड हो, ट्रिब्यूनल मतलब दोस्तों अपनों ने पढ़ लिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट अपनों ने पढ़ लिया, राइट। उसका कोई जजमेंट आ जाता है तो वो भी एक दोस्तों क्या हुआ, एक मैंडेटरी खर्चा हुआ, मैंडेटरी एक्सपेंडिचर हुआ, या कोई कोर्ट का कोई निर्णय आ गया, राइट। तो ये हो गया मेरा चार्ट एक्सपेंडिचर। अगला देखिए दोस्तों, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी बंदा किसी भी काम को करने के लिए उसको कितनी पावर है। ठीक है। डेलीगेशन ऑफ पावर के अंदर ही दोस्तों ये आता है। डेफिनेशन देखिए, मीन्स द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी टू विच रेलेवेंट पावर्स में बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर इंसान को कितनी पावर दे देती है, वो क्या आएगी, मेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जाएगी। ठीक है। दोस्तों इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दोस्तों, सिंपल सा एग्जांपल मैं क्या लेता हूँ, आपके ऑफिस में जब आप CL या EL या मेडिकल कोई भी छुट्टी सेंक्शन करवाते हो, ठीक है, मान लो दोस्तों मैं मेडिकल की बात करूँ मैं, ठीक है, मान लो मुझे मेडिकल की लीव लेनी है, ठीक है, मैं बीमार हो गया, राइट, तो मैं उसके लिए सारे सर्टिफिकेट्स अटैच करके सिकनेस फिटनेस वगैरह एप्लीकेशन देके, तो दोस्तों मैं सब ऑफिस में अगर मैं काम करता हूँ, ठीक है, तो मेरी दोस्तों जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो मेरी मेडिकल छुट्टी को सैंक्शन करेगी वो मेन ऑफिस के अंदर है। ठीक है। मान लो दोस्तों मैं सेंट्रल कमांड के अंदर हूँ और सेंट्रल कमांड का कोई सब ऑफिस है मेरा, ठीक है, वहाँ पे काम करता हूँ, तो दोस्तों मेरी मेडिकल की लीव जो है सैंक्शन होने के लिए सेंट्रल कमांड के मेन ऑफिस के अंदर उसके एडमिन सेक्शन में जाएगी जहाँ पे मेरी सर्विस बुक है, ठीक है, AN सेक्शन जिसको अपनी बोलते हैं, तो वो क्या हुई, मेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो गई, राइट। और दोस्तों दूसरा एग्जांपल लूँ मैं CL या EL का, तो दोस्तों CL जो है मेरी छुट्टी, वो मेरा सब ऑफिस का WO या AO को पावर दी गई है, ठीक है, मेरे WO AO को पावर दी गई है सब ऑफिस के अंदर कि वो मेरी छुट्टी को सैंक्शन कर सकते हैं,
राइट। तो ये क्या हुआ दोस्तों, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है। मेरी CL EL सेंक्शन करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये हुई, और दोस्तों मेरी मेडिकल छुट्टी सेंक्शन करने के लिए मेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो मेन ऑफिस के अंदर है, AOW जो भी है वहाँ पे, वो मेरी क्या हुई, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हुई, राइट। इसी प्रकार से दोस्तों कंपनी को डिफरेंट काम करने पड़ते हैं डेली अपने वर्क में, ऑफिशियल लाइफ के अंदर, तो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ अलग अलग होती हैं, राइट। समझ में आई दोस्तों कुछ बातें, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंपनसेटरी अलाउंस। अब दोस्तों कंपनसेटरी अलाउंस है तो पहले आपको इसी हिंदी पता होनी चाहिए, कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों कंपनसेटरी अलाउंस का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना, ठीक है, या दोस्तों मुआवजा देना, या दोस्तों इसको बोलते हैं प्रतिपूरक या क्षतिपूरक, ठीक है। कंपनसेटरी अलाउंस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक ऐसा अलाउंस है वो दोस्तों स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों क्या है, मीन्स एन अलाउंस ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर। ऐसा अलाउंस है जिसको ग्रांट किया गया है, मतलब जिसको सैंक्शन किया गया है। अब देखिए दोस्तों अलाउंस है, इसको कौन सैंक्शन करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो आप रिलेट कर पा रहे हो ये चीज़ें, अलाउंस है दोस्तों, इसको कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जो इसको सैंक्शन करेगी, राइट। मीन्स एन अलाउंस ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर नेसेसिटाइड बाय द स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन विच ड्यूटी इज परफॉर्म्ड। दोस्तों ऐसे हालात में जिसमें कोई ड्यूटी परफॉर्म की गई हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस में, ऐसे हालात में जिसमें ड्यूटी परफॉर्म की गई हो, ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर आपको क्या करते हो दोस्तों, एक्सपेंडिचर को क्या है, ग्रांट करना पड़ता है, राइट। जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर को, उसको मैं क्या बोलता हूँ, कंपनसेटरी अलाउंस, राइट। अब दोस्तों ये डेफिनेशन तो याद कर ली, लेकिन सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, कि कंपनसेटरी अलाउंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो दोस्तों इसके अंदर ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूड है, राइट। अब मान लो दोस्तों आप गवर्नमेंट वर्किंग हो, एम्प्लॉय हो, तो आपका डिपार्टमेंट क्या करता है दोस्तों, आपको कोई पर्टिकुलर काम के लिए भेज देता है सरकारी, जिसको दोस्तों कई बार आपने सुना होगा TD, टेम्परेरी ड्यूटी, ठीक है। टेम्परेरी ड्यूटी आपने बोला हुआ, आपने सुना होगा कि मतलब कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आपको अचानक जाना पड़ रहा है, राइट। तो उसके अंदर क्या है दोस्तों, कंपनसेटरी अलाउंस के अंदर क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस को तो इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है TA जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है, लेकिन इसके अंदर इंक्लूड क्या नहीं है वो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो हो गया दोस्तों सम्पट्यूरी अलाउंस, सम्पच्यूरी अलाउंस को बोलते हैं, सम्पच्यूरी अलाउंस, ठीक है। दूसरा हो गया दोस्तों द ग्रांट ऑफ अ फ्री पैसेज बाय सी और एयर टू और फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब दोस्तों क्या याद रखना है, कंपनसेटरी अलाउंस हो गया एक पर्टिकुलर जो स्पेशल जो सर्कमस्टांसेस हैं, कोई हालात हैं, उस पर जो पर्सनल जो एक्सपेंडिचर खर्च होगा, राइट, कोई ड्यूटी परफॉर्म होगी तो उसके अंदर ट्रैवलिंग अलाउंस तो मैं यूज़ कर लूँगा, लेकिन दोस्तों सम्पट्यूरी अलाउंस और आपको सी या एयर से आउटसाइड इंडिया जाना है तो वो दोनों खर्चे क्या है इसके अंदर दोस्तों इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आई बात, इसको दोस्तों याद करना पड़ेगा। और सम्पट्यूरी अलाउंस क्या होता है, सम्पट्यूरी अलाउंस दोस्तों इसके सिनोनिम्स हैं हॉस्पिटैलिटी ग्रांट या एंटरटेनिंग विजिटर्स, ठीक है। मान लो दोस्तों आपके ऑफिस है कोई, तो आपने कोई भी मान लो गेस्ट बुला लिए, ठीक है, गेस्ट बुला लिए, तो दोस्तों उनके लिए जो खर्चा होगा उसके लिए आप कंपनसेटरी अलाउंस को क्या कर सकते हो दोस्तों, वो आप सेंक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए कंपनसेटरी अलाउंस जो है उसको आप सेंक्शन नहीं कर सकते। कोई हॉस्पिटैलिटी ग्रांट के लिए उनके हॉस्पिटैलिटी में जो खर्चा होगा, और दोस्तों या कोई विजिटर्स आए तो उनको एंटरटेन करने के लिए, ठीक है, तो वो जो खर्चे होंगे दोस्तों, वो सम्पट्यूरी अलाउंस जो है वो एक कंपनसेटरी अलाउंस का भाग नहीं माना जाता, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वो कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप जो है गवर्नमेंट का खर्च नहीं कर सकते, राइट। या आपको आउटसाइड इंडिया एयर या सी से जाना है, ठीक है। अब कोई बोल देगा सर इसमें तो रोड का नहीं दिया, अरे आउटसाइड इंडिया जाना है मान लो आपको, ठीक है, तो इंडिया के चारों तरफ तो समुद्र है, पहाड़ है, तो सड़कें तो सारी जगह थोड़ी जाएगी, ठीक है। तो सी और एयर का इसलिए यहाँ पे इसलिए दे दिया, राइट। आगे चलिए दोस्तों कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी की बात करते हैं। प्रीवियस क्या देखा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अब दोस्तों इसके बीच में फाइनेंस घुसा दिया, मतलब पैसे की पावर घुसा दी, राइट। अथॉरिटी विद इन हुज फाइनेंशियल पावर्स द अमाउंट एट इशू फॉल्स, राइट। तो मतलब और ऐसी अथॉरिटी है जिसके अंदर क्या है, फाइनेंशियल पावर एक पर्टिकुलर अमाउंट की फॉल करती है, ठीक है। इसका दोस्तों बेस्ट एग्जांपल जो है पंचिंग मीडिया का है, ठीक है। पंचिंग मीडिया में दोस्तों देखा होगा 50,000 की पावर किसी और के पास है, 1 लाख तक की पावर किसी और के पास है, 5 लाख तक की पावर किसी और के पास है, 1 करोड़ तक की, 5 करोड़ तक की, ग्रेटर देन 5 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो वो दोस्तों पंचिंग मीडिया के अंदर जो पावर्स जो दी गई थी तो वो क्या थी, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी है, ठीक है, राइट। अब दोस्तों जो मैंने CL EL जो मेडिकल छुट्टी सैंक्शन करवाई थी इसके अंदर तो कोई पैसे की बात नहीं थी, ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पंचिंग मीडिया के अंदर दोस्तों क्या है, पावर्स पैसे की बात आ गई तो कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी, ठीक है। अगर दोस्तों मेरे कोई क्लेम की बात आएगी, मान लो मेरा 10,000 रुपये का क्लेम है,
ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों अलग मेरी कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी है, ठीक है। मान लो डब्ल्यू तक काम चल गया, 50,000 रुपये हुई दोस्तों, तो मेरे को क्या है, मान लो एओ को दे दिया, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, तो ये मेरी क्या होगी दोस्तों, कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी, राइट। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों बहुत अपनों ने पढ़ा है, ठीक है, फिर भी दोस्तों रिवाइज हो जाएगा। देखिए आप, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट आपको याद रखना है, आर्टिकल 266 का 1, ठीक है। कंटिजेंसी फंड की बात करेगा तो दोस्तों 267, और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात करेगा तो 266 का 2, ठीक है। एक तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट आपको याद रखना है, राइट। और दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, कौन कौन से रेवेन्यू आएंगे, कौन कौन से जो पैसा जो है इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, वो सारी बातें इसके अंदर दी गई है, ठीक है। कंप्राइजिंग ऑफ ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दोस्तों जितना भी रेवेन्यू होगा, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेगी वो आएगा। सेकंड नंबर क्या है दोस्तों, लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। दोस्तों गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेजरी बिल इशू करके लोन्स को क्या है, रेज करती है मार्केट से, राइट। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, ट्रेजरी बिल्स को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, राइट। और दोस्तों ये ट्रेजरी बिल्स जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म्स के लिए क्या है, इनके अलग अलग 4 या 5 पीरियड दिए हुए हैं। जैसे अपने एफडी करवाते हैं, मान लो 6 महीने की करवानी है, साल की करवानी है, तो इसलिए ट्रेजरी बिल्स के अंदर भी यही सिस्टम है कि मतलब एक फिक्स टाइम है, इतने दिन के लिए, इतने दिन के लिए, इतने दिन के लिए, इतने दिन के लिए गवर्नमेंट को क्या है दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है, ठीक है। तो इनको शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे टाइम के लिए, डेब्ट मतलब गवर्नमेंट ने कर्ज लिया है, इंस्ट्रूमेंट मतलब इसका यूज़ करे ट्रेजरी बिल का, ठीक है। अगला चलिए दोस्तों, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, दोस्तों वेज एंड मीन्स एडवांसेस भी एक इसी प्रकार का एक टूल है, ठीक है। इसको भी दोस्तों क्या है, इसका पैसा भी क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर काउंट किया जाता है। लोन वाला भी, जितनी भी दोस्तों सरकार की प्राप्तियां हैं सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाएगी, राइट। वेज एंड मीन्स एडवांसेस का मतलब क्या है दोस्तों, टेम्परेरी एडवांस है एक, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। परमानेंट एडवांस नहीं है, ठीक है। परमानेंट एडवांस की बात आएगी तो कौन सा है दोस्तों, परमानेंट एडवांस अपना इंप्रेस्ड का जो है वो परमानेंट एडवांस आएगा, ठीक है। इंप्रेस्ड का जो पैसा होता है वो परमानेंट एडवांस है, मेन्स एंड मीन्स एडवांसेज जो है वो टेम्परेरी एडवांस है, राइट। और दोस्तों देता कौन है, गिवन बाय द आरबीआई टू सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट टू टाइड ओवर एनी मिसमैच इन रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। कई बार क्या होता है दोस्तों, सरकारों के क्या है, रिसिप्ट और पेमेंट के क्या है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। मान लो एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया, रिसिप्ट कम है, ठीक है। तो इसी प्रकार का दोस्तों मिसमैच होता है जो फ्लो का, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के द्वारा आरबीआई जो क्या है बल्क में क्या है दोस्तों, लोन बोल दो या पैसा देता है, ठीक है। उसको क्या बोलता हूँ, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, राइट। अगला है दोस्तों, रिसिप्ट बाय वे ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। अब दोस्तों किसी को लोन दिया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, अब उसने क्या है, लोन वापस चुका दिया। ये दोस्तों गवर्नमेंट है, ये कोई यहाँ पे कोई भी फर्म है, जो भी है लोग हैं, तो अगर इनको लोन दिया था पहले, अब ये वापस गवर्नमेंट को चुकाएंगे तो क्या होगा, ये भी तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट हुई, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाएगी, राइट। फ्रॉम विच द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट सो ऑथराइज पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आपको दोस्तों प्रोसेस पता है कि पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, अप्रोप्रिएशन बिल बनेगा, अप्रोप्रिएशन एक्ट बनेगा, पैसा उसमें से निकलेगा, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए, कंट्रोलिंग ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर का मतलब क्या है दोस्तों, जो कंट्रोल करता हो, ठीक है। मीन्स एन ऑफिसर हु इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर एनी अप्रोप्रिएशन। दोस्तों अप्रोप्रिएशन के अंदर क्या किया, अब दोस्तों अप्रोप्रिएशन के बारे में ग्रुप में मत पूछना कि सर अप्रोप्रिएशन क्या होता है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन का मतलब दोस्तों कुछ नहीं है, जो पैसा है उसको सैंक्शन देना, उसको ऑथराइज करना किसी भी स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर करने के लिए, किसी भी स्पेशल काम को करने के लिए, उसको अप्रोप्रिएशन बोला जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है, जो अप्रोप्रिएशन के अंदर जो एक्सपेंडिचर ऑथराइज हुआ है, मान लो 1 करोड़ रुपए ऑथराइज हो गया, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों 1 करोड़ रुपए एक साथ लग जाएगा किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों उसकी जो प्रोग्रेस होगी, ठीक है, उस एक्सपेंडिचर की 1 करोड़ तो आज पहले 10 लाख लगा, फिर 5 लाख लगा, फिर 25 लाख लगा, 30 लाख लगा, तो ये पूरी जो प्रोसेस है एक्सपेंडिचर की, उसको देखने का काम किसका है, कंट्रोलिंग ऑफिसर का है। या जो बंदा उसको देखेगा या जो इंडिविजुअल उसको देखेगा, उसको क्या बोलता हूँ मैं, कंट्रोलिंग ऑफिसर बोलता हूँ, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, डिस्बर्सिंग ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दोस्तों अप्रैल 2009 के अंदर ये पूछा गया था, ठीक है। डिस्बर्सिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स है हेड ऑफ ऑफिस, कोई भी ऑफिस का दोस्तों हेड हो सकता है, ठीक है। एनी अदर गजेटेड ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय ए डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी अदर गजेटेड ऑफिसर हो सकता है जिसको डेजिग्नेट किया गया है, ठीक है। या दोस्तों क्या कर दिया, पहले तो बोल दिया हेड ऑफ ऑफिस, अब बोल दिया हेड ऑफ ए डिपार्टमेंट। अपने दोस्तों डिपार्टमेंट के हेड कौन है, ठीक है, सीजीडी है, ठीक है। मतलब सीजीडी भी क्या है, डिस्बर्सिंग ऑफिसर हो सकते हैं। या अपने डिपार्टमेंट के अंदर कोई और दोस्तों गजेटेड ऑफिसर कौन है, ठीक है, बहुत सारे हैं दोस्तों, आईडीएस रैंक के जितने बंदे हैं, ठीक है।
तो वो सारे गैजेटेड ऑफिसर वो हो सकते हैं। कोई ऑफिस का दोस्तों हेड है, ठीक है, मान लो मेरा कोई सब ऑफिस है, उसका हेड है, मान लो AO इंचार्ज है, ठीक है, WO इंचार्ज है, राइट, तो वो भी हो सकते हैं, राइट। कोई दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी प्रशासक जो एडमिन का काम संभालता हो, राइट, तो इनमें से कोई भी बंदा हो सकता है जो इसका काम क्या है, बिल्स को ड्रॉ करना और मेक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे दोस्तों पैसा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, ठीक है। उसने क्या कर दिया, पावर्स को डेलीगेट कर दिया, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो बंदा पेमेंट करेगा, जो बिल्स को ड्रॉ करेगा, मतलब कोई बिल आया उसको लिया और उसके बिहाफ पे पेमेंट कर दी, राइट, तो उसको क्या बोलता हूँ मैं दोस्तों, डिस्पर्सिंग ऑफिसर, राइट। इजी है। आगे चलिए, इमोल्यूमेंट्स की बात जब करता है तो दोस्तों एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पे एंड अलाउंसेस, ठीक है, मीन्स द पे एंड अलाउंसेस ऑफ अ पर्सन, राइट। और दोस्तों जैसे पे एंड अलाउंसेस में क्या क्या आ जाता है, HRA आ जाता है मेरा, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस मेरा आ जाता है, राइट, वो मेरा क्या है, इमोल्यूमेंट्स है, क्योंकि मेरे पे एंड अलाउंसेस के अंदर आएगा वो। ऑल अदर आइटम्स ऑफ पर्सनल रिम्यूनरेशन ड्रॉप बाय द इंडिविजुअल, ठीक है। और दोस्तों पर्सनल जो उसको मेहनताना जो मिलता है, पारिश्रमिक जो मिलता है, राइट, रिम्यूनरेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, पारिश्रमिक इसको बोल दो, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, मतलब जो भी आपको अलाउंस मिल रहा है, जो तनख्वाह मिल रही है आपको, आपका मेहनताना जो मिल रहा है उसको रिम्यूनरेशन बोलते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये एक्सक्लूड करता है कंपनसेंट्री अलाउंस को, बट डू नॉट इंक्लूड कंपनसेंट्री अलाउंस, ठीक है। इमोल्यूमेंट्स के अंदर दोस्तों सवाल पूछेगा तो ये लाइन आपको पूछेगा, ठीक है, कि कंपनसेंट्री 3 ऑप्शन अलग दे देगा और एक कंपनसेंट्री अलाउंस दे देगा, ठीक है। यहाँ पे HRA जोड़ दिया, DA जोड़ देगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में क्या, डियर एंड अलाउंस जोड़ देगा, महंगाई भत्ता जोड़ देगा, ठीक है, और कोई और आपका भत्ता जोड़ देगा, मान लो TPT जोड़ दिया, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जोड़ दिया आपका, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। तो इसमें से एक ऑप्शन क्या दे देगा, कंपनसेटरी अलाउंस भी क्या इमोल्यूमेंट्स के अंदर आएगा, तो वो आपको उसको टिक नहीं करना है, मतलब वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। और दोस्तों कंपनसेटरी अलाउंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अभी अपनों ने पढ़ा है प्रीवियस स्लाइड में कि कंपनसेटरी अलाउंस जो है, कोई भी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में कोई स्पेसिफिक ड्यूटी हम परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे जो ग्रांट सेंक्शन की जाती है, जो पैसा सेंक्शन किया जाता है, उसको कंपनसेटरी अलाउंस बोला जाता है, राइट। वो मेरे दोस्तों पे एंड अलाउंसेस नहीं होते हैं, राइट। समझ में आई इतनी बात इमोल्यूमेंट्स की। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, फ़ी के बारे में बात कर रहे हैं और ये सवाल भी दोस्तों नवंबर 2007 और अप्रैल 2009 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। फीस क्या होती है देखिए दोस्तों, मीन्स अ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम ए सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है उसके अलग जो सोर्स है उससे जो पेमेंट होगी वो फीस होगी, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। और दोस्तों क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, पहला है अनअर्नड इनकम सच एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ठीक है। अब दोस्तों इस लाइन को मैं कैसे याद रखूँगा, ठीक है, आज मैंने पढ़ लिया दोस्तों, 10 दिन बाद में इसको भूल जाऊँगा, ठीक है। तो फीस की जब बात आएगी दोस्तों तो उसके अंदर आपको शुल्क याद रखना है। फीस का मतलब है शुल्क, और दोस्तों ऐसा पैसा है जो आपने काम करके कमाया है, ठीक है, बिना मेहनत की कमाई वाला दोस्तों और फोकट की कमाई वाला जो है वो क्या है, फीस के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों क्या है, अनअर्नड इनकम सच एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। दोस्तों आपने घर बना लिया, आपने प्रॉपर्टी है, या आपकी प्रीवियस जो जनरेशन की प्रॉपर्टी है वो आपके पास है, ठीक है, उसका दोस्तों रेंट आता है, उसका दोस्तों किराया आता है, वो भी एक प्रकार से आपकी इनकम हुई, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो एज ए फी काउंट नहीं होगी, ठीक है। डिविडेंड्स है दोस्तों, आपने शेयर खरीद लिए, मान लो 1 लाख के शेयर है मेरे पास, ठीक है, तो उसके दोस्तों डिविडेंड क्या है, कंपनी देती रहती है टाइम टू टाइम। डिविडेंड का मतलब तो आप सबको पता होगा, शेयर मार्केट सबने इतना तो चलाया होगा, सबके पास कुछ ना कुछ शेयर्स होंगे, म्यूचुअल फंड्स होंगे, राइट। तो डिविडेंड्स क्या है दोस्तों, कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ हिस्सा क्या है वो शेयर होल्डर्स के अंदर बांट देती है, ठीक है, तो उसको डिविडेंड्स में बोलता हूँ, राइट। तो वो दोस्तों वो भी क्या है, आपने शेयर एक बार परचेज कर लिए, लेकिन डिविडेंड्स पे तो आपने कोई पैसा खर्च नहीं किया उसको परचेज करने के लिए, उसको प्रॉफिट के लिए, वो तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट है, राइट। या दोस्तों सिक्योरिटीज़ पे कोई इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, कोई भी ब्याज मिल रहा है आपको, तो वो क्या है, फ़ी के अंदर काउंट नहीं होगा, ठीक है। अगला चलिए दोस्तों, इनकम फ्रॉम लिटरेरी। दोस्तों कोई आपने साहित्य लिखा है मान लो, ठीक है, तो उससे जो इनकम होगी वो भी फीस के अंदर काउंट नहीं होगी। दोस्तों कोई कल्चरल या कोई आर्टिस्टिक एफर्ट्स लगाया आपने, ठीक है, कोई कल्चरल एक्टिविटी हुई है, कोई आर्टिस्टिक एफर्ट आपने लगाया है, तो वो भी क्या है दोस्तों, फीस के अंदर काउंट नहीं होगी, बशर्ते इफ़ सच एफर्ट्स आर नॉट एडेड बाय द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ हिज सर्विस। बशर्ते ये है कि दोस्तों आपको सर्विस के अंदर आने के बाद वो नॉलेज आपने एक्वायर नहीं किया, उससे पहले का आपके पास क्या है वो नॉलेज होना चाहिए, कल्चरल या कोई आर्टिस्टिक, ठीक है। तो उससे दोस्तों जो इनकम होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी फ़ी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों फीस क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है अदर देन कोई भी सोर्स से आपको जो
पेमेंट हुई है, जो पेमेंट करती है गवर्नमेंट आपको, वो फ़ी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, एक बात ये हुई, और दूसरी बात ये होगी प्रॉपर्टी से, डिविडेंड से या सिक्योरिटी से जो इनकम होगी वो, और दोस्तों लिटरेरी, कल्चरल और आर्टिस्टिक से, राइट। आगे चले, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑनोरेरियम की बात कर रही है। ऑनोरेरियम का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तो नवंबर 2007 और अप्रैल 2009 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, ठीक है। ऑनोरेरियम दोस्तों क्या होता है, ये फीस और ऑनोरेरियम के अंदर क्या है, जनरली ये डिफरेंस पूछते थे पहले, ठीक है, जब रिटन एग्जामिनेशन था। लेकिन दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन अब नहीं है, सब MCQ है, तो हमें तैयारी भी दोस्तों उसी हिसाब से अपने को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों वो घिसी-पिटी बातें अपने को नहीं लिखनी है कि लिखा है कुछ भी एग्जाम के अंदर, फिर ये हो गया ऑनोरेरियम, ये हो गया। अब दोस्तों टू द पॉइंट फैक्ट के हिसाब से अपने को तैयारी करनी पड़ेगी, और उसी हिसाब से क्या है, पेपर का पैटर्न जो है सेट किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों फ़ी के अंदर क्या पूछेगा आपको, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बातें पूछेगा कि वो अदर देन है या उसके अंदर है, ठीक है। और उसके नीचे जो डज नॉट इंक्लूड वाली 2 स्टेटमेंट थी वो पूछेगा आपसे, ठीक है। इन दोनों का दोस्तों आपस में कंपैरिजन अब नहीं करवाएगा वो, ठीक है। पहले बोलते दोस्तों ऑनोरेरियम और फ़ी पे टिप्पणी लिखिए, इनके अंदर डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो आप दोनों के अंदर डिफरेंस बता देते, लेकिन अब टू द पॉइंट बात पूछी जाएगी। ऑनरेरियम क्या होता है दोस्तों, मीन्स अ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट मेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट अंडर हुम ही इज एम्प्लॉयड। दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट को जो पेमेंट करती है गवर्नमेंट, जो उसके अंडर में काम कर रहा है, तो और दोस्तों वो जो पेमेंट होती है वो रेवेन्यू से हुई है। उसमें क्या था दोस्तों, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आप ये बोल सकते हो दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पेमेंट हुई है, जो रेवेन्यू से पेमेंट हुई है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेमेंट हुई है, ये जब दोस्तों दोनों बातें सुनता हूँ, तो डे टू डे जो एक्सपेंस है गवर्नमेंट के, उनसे पेमेंट हुई है। क्योंकि दोस्तों रेवेन्यू नेचर का जो खर्चा है वो डे टू डे एक्सपेंस का है दोस्तों, कैपिटल नेचर का खर्चा जो है वो डे टू डे एक्सपेंस नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में दोस्तों एक परमानेंट टेंजिबल एसेट हम एक्वायर करते हैं, एक बड़ी एसेट एक्वायर करते हैं, एक बड़ी एसेट हम बनाते हैं, एक बड़ा खर्चा हम करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू खर्चा दोस्तों क्या है, डे टू डे लाइफ के जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको रेवेन्यू खर्चे बोले जाते हैं, ठीक है। तो एक डिफरेंस ये हो गया, उसमें CFI से है, फीस जो था वो CFI से नहीं था, ठीक है। नेक्स्टली दोस्तों, एज रिम्यूनरेशन फॉर स्पेशल वर्क ऑफ एन ओकेजनल करेक्टर। दोस्तों आपको एक रिम्यूनरेशन दिया है, आपको जो पैसा दिया गया है एक स्पेशल काम करने के लिए, कोई भी ओकेजनल करेक्टर के लिए, ठीक है, तो उसको दोस्तों ऑनोरेरियम बोला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसका एग्जांपल जो आपको दूं, रिम्यूनरेशन फॉर स्पेशल वर्क ऑफ एन ओकेजनल करेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी आप वॉलेंट्री सर्विस प्रोवाइड करो, ठीक है, वॉलेंट्री सर्विस प्रोवाइड करो दोस्तों, और आपके रेवेन्यू टाइप का खर्चा हो, राइट, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑनोरेरियम, ठीक है। दोस्तों इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं आपके शहर में दोस्तों कोई भी एक डॉक्टर है, ठीक है, तो दोस्तों वो क्या है, वो बेस्ट न्यूरो सर्जन है, ठीक है, बेस्ट न्यूरो सर्जन है, मतलब दिमाग की क्या है, वो अच्छे डॉक्टर हैं, राइट। या कोई भी हार्ट सर्जन मान लो, या किसी भी प्रकार के दोस्तों और वो स्पेशलिस्ट है किसी चीज़ के लिए, राइट। तो दोस्तों वो क्या है, किसी और हॉस्पिटल में जाके या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, अभी वो प्राइवेट अपना हॉस्पिटल में है, ठीक है, तो उसको दोस्तों गवर्नमेंट इन्वाइट करती है, राइट। तो उनको दोस्तों गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन्वाइट करती है कोई भी सर्जरी करने के लिए, ठीक है, या कोई और काम करने के लिए, राइट, तो दोस्तों उस डॉक्टर को क्या है, ऑनोरेरियम दिया जाता है, ठीक है। ऑनोरेरियम दोस्तों दिया जाता है, इसको ऐसे याद रखोगे, ऑनर करने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए। वो दोस्तों फीस नहीं है, वो शुल्क नहीं है, वो पैसा नहीं है, ठीक है। वो दोस्तों आपको एज ए ऑनर करने के लिए क्या है, ऑनर करने के लिए डॉक्टर को, मतलब सम्मानित करने के लिए क्या है, वो पैसा दिया गया है, राइट। उसको फीस के रूप में वो पैसा नहीं दिया गया, राइट। क्योंकि दोस्तों ऐसी चीज़ों की, मान लो कोई अपने काम में एक्सपर्ट है तो उसकी कोई फीस होती ही नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन हैव ऑलरेडी सो मच मनी, राइट। उसके पास दोस्तों इतना पैसा होगा कि उसको पैसे की जरूरत देने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो दोस्तों उसको ऑनर करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए एक रेवेन्यू टाइप का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा जो दिया जाता है, जो वॉलेंट्री सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पैसा दिया जाता है, उसको दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ, ऑनोरेरियम बोलता हूँ, ठीक है। समझ में आई इतनी बात दोस्तों। और दोस्तों ये सारी बातें की जगह किताबों में नहीं लिखी गई है, राइट। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इनको क्या है, साइड में नोट करते जाओ अपने नोट्स के अंदर, राइट। आगे देखिए दोस्तों, इट ऑल्सो मीन्स पेमेंट मेड बाय वन गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ ऑफ अनदर गवर्नमेंट इंडिया फॉर सर्विस रेंडर्ड टू दैट गवर्नमेंट। दोस्तों ये सेम बात हो गई, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। मान लो मेरा डिपार्टमेंट दोस्तों कौन सा है, DAD है, CAG है, CGA है, इनकम टैक्स है, जो भी है, ठीक है। दोस्तों कोई दूसरी मिनिस्ट्री है, मान लो कोई भी माइनो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों इनके एम्प्लॉयज़ अगर इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है, राइट। या दोस्तों ये तो हो गया इंटर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर बोल दिया एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट के अंदर, मान लो सेंटर के बंदे हैं स्टेट के अंदर, ये मान लो आप, ठीक है। मान लो दोस्तों मैं AG ऑफिस में जाता हूँ, ठीक है, वो स्टेट के अंदर कोई ऑफिस है, या दोस्तों स्टेट का कोई और ऑफिस है, मान लो सांख्यिकी विभाग है,
ठीक है, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है, राइट। तो उसके अंदर दोस्तों जो गवर्नमेंट जो पेमेंट करती है उसको भी क्या है, ऑनोरेरियम बोलता है। उसने भैया आपको ऑनर किया है, राइट। मेरे को दोस्तों कोई बोल दे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कि ये सर हमारा टॉपिक है, ये बुक आपको पढ़ानी है, ठीक है, तो वो फीस ना दे के क्या करेंगे, मुझे ऑनोरेरियम देंगे, मुझे ऑनर करने के लिए, राइट। तो समझ में आई दोस्तों बातें, अब नहीं बोलोगे ऑनोरेरियम और फीस, राइट। आगे चलिए दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या है मेरा फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाएगा, राइट। दोस्तों आगे चलिए, आगे देखिए फ्रेंड्स, फ्रेश एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसको अपने नेक्स्ट सेशन में अपने डिस्कस करेंगे। 3-4 स्लाइड इसकी अभी पेंडिंग है, और चैप्टर 2 के साथ चैप्टर 2 भी अपने नेक्स्ट ही स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो इस वीडियो को ये रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।